देखिए बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 19 देखने जा रहे हैं। तो बोट और स्ट्रीम का पहले कॉन्सेप्ट समझिए हल्का सा कि होता क्या है बोट और स्ट्रीम में। आप इसको ऐसे समझिए, सारे लोग तो नदी में नाव पे चढ़े नहीं होंगे, स्ट्रीम में चढ़े नहीं होंगे, है ना। चढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं चढ़े होंगे तो आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप कभी रोड पे साइकिल चलाते हो, साइकिल, और हवा जो है तुम्हारे विपरीत रहता है, अपोजिट, माने तुम इस तरफ से चल रहे हो साइकिल चला के और हवा जो इधर की तरफ मार रहा है, तो तुमको महसूस किया होगा कि तुमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है चलने के लिए। और वही अगर उल्टा हो जाओ उसी समय, तो हवा तुम्हें इधर धकेल रहा था, तुम भी इधर साइकिल चलाने लगो तो मज़ा आ जाता है ना। मतलब पैंडल कमे मारते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये स्थिति का सामना तुम्हें नदी में भी करना पड़ता है, रिवर में भी करना पड़ता है। तो स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम इस मतलब कोई चाल से चल रहे थे, ठीक ना, कोई स्पीड लेके तुम्हारा कोई ना कोई ताकत होगा उससे चल रहे थे और हवा तुम्हें इधर मार रहा था, तो क्या जितनी तुम्हारी स्पीड थी उसको कम कर देगा कि नहीं? हवा कम करेगा। ये बात याद रखना कि तुम्हारी जो एक्चुअल स्पीड है उससे कम स्पीड में चलोगे जब तुम्हें हवा पुशअप करेगा। भले तुम्हारे बाइक में या फिर साइकिल में 40 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा होगा, लेकिन हवा तुम्हें अगर 4 किलोमीटर पर आवर से दबा रहा है तो वो दिखा भले रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी तुम्हारी चाल जो होगी वो कम पड़ गई होगी। 4 किलोमीटर पर आवर से अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो तो अब 36 किलोमीटर पर आवर से तुम चल रहे होगे। चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारी जो ताकत की बात कर रहे हैं और इधर की ओर चल गए, तो अगर मान लो हवा की चाल अगर मान लो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो हवा तुम्हें तुम्हारा चाल तो जो पहले होगा वो होगा 40 होगा, और 4 किलोमीटर पर आवर से वो हवा पुश कर देगा, तो तुम्हारी एक्चुअल जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 44 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। नदी जो बहती है वो धारा के चाल में अगर तुम चल रहे हो, धारा के साथ चल रहे हो, तो उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। धारा के साथ चल रहे हो माने धारा तुम्हें बहा के ले जा रहा है और तुम्हारा भी कुछ चाल है, स्पीड है, तो उसी तरह तो वो तुम्हें सपोर्ट कर देगा। लेकिन वही अगर अप स्ट्रीम की बात किया जाए तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत, माने धारा तुम्हें इधर की तरफ ठेल रहा है और तुम इधर की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड कम पड़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हल्का सा दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बस इतना फील कर लिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक नाव जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है। अब लिख लो, एगो वर्ड लिख लो, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत। धारा के विपरीत मतलब चाल बढ़ेगा कि घटेगा? तो स्पीड लिख लो घटेगा। और डाउन स्ट्रीम का मतलब लिख लो कहीं नोट करके, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, धारा के दिशा में लिख लो, धारा के दिशा में। अब धारा के दिशा में लिख लिए तो ये चाल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। इतना वर्ड लिख लोगे। अब क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। माने उस बोट का, स्टिल वाटर का मतलब होता है कि बिना पानी एकदम रुका हुआ है, धारा का कोई मतलब नहीं है, तो बोट का अपना स्पीड हुआ। तो स्टिल वाटर में बोट की ताकत कितनी होगी और स्ट्रीम की ताकत कितनी होगी, धारा की चाल की ताकत कितनी होगी, दोनों पूछ रहा है हमसे। हमको दोनों नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ
स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, धारा की चाल, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? हम नाव की चाल जो है स्टिल वाटर में, मतलब मान लिए x किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की चाल है वो मान लिए हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, एक फार्मूला बताओ तो, टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब कहोगे कि सर ये याद कैसे रखें, तो हम बताएंगे कि कभी भी तुम अगर स्पीड किसी को बताते हो तो क्या बताते हो? 40 किलोमीटर पर आवर बताते हो ना। याद रखने का फार्मूला तरीका है, अगर भूलते हो तब। किसी को अगर अपनी स्पीड बतानी होती है तो 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर कुछ बताते हो? बोलो। तो ये हो गया स्पीड, और ये 60 किलोमीटर, किलोमीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। अब पर आवर मतलब बटे, आवर मतलब टाइम। तो स्पीड का फार्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह याद रहेगा। अब यहां से तुम अगर टाइम को इधर भेजो तो ये इनटू में आएगा, और स्पीड को इधर भेजो तो वो डिवाइड में जाएगा। मतलब टाइम का फार्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहीं से हम लोग डिस्टेंस का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड गुने टाइम। तो ये आप एक चीज़ याद रखो कि कोई भी आपसे अगर आपकी स्पीड पूछता है तो आप जनरली बोलते हो 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर का मतलब होता है मीटर, यूनिट होता है डिस्टेंस का, 10 मीटर, 50 मीटर। अब पर आवर टाइम का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो यहाँ पे जो कहानी है उसको समझो। कह रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अगर 30 किलोमीटर चल रहा है अप स्ट्रीम तो उसको मान लो समय लग रहा है t1। कितना किलोमीटर चलने में? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलने में। और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलने में मान लो समय लग रहा है t2। और टोटल समय बोला है कितना लग रहा है? 10 आवर। कोई दिक्कत? बोला है ना कि अब बोट जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो चल रहा है तो उसको 10 घंटा लग रहा है। बढ़िया है, समझ में आया यहाँ तक? बोलो। अब T1 का फार्मूला तुम क्या लिखे हो? T1 का फार्मूला क्या लिखे हो तुम? बोलो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे समझना ये है कि जो 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस था, 30 किलोमीटर, उसके लिए जो स्पीड का फार्मूला होगा, स्पीड का, वो x होगा कि x माइनस वाई होगा कि x प्लस वाई होगा, क्योंकि अप स्ट्रीम है। और अप स्ट्रीम में जो चाल है बोट का, वो बोट का नहीं रहेगा, अप स्ट्रीम में उसका चाल घटेगा। तो बोट की अपनी चाल x किलोमीटर पर आवर थी, और उसमें से जो धारा जो है उसे माइनस करा देगा, उसको, उसके चाल को, एक्चुअल चाल को घटा देगा, तो x माइनस वाई। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में लग रहा था। और डाउन स्ट्रीम में जब चलेगा तो मज़ा आएगा उसको। तो डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा था? 44 किलोमीटर। तो जब 44 किलोमीटर जब चलेगा तो उसको क्या होगा? उसे सपोर्ट करेगा ना हवा, धारा। तो उस समय जो बोट का चाल है वो तो x किलोमीटर पर आवर है ही, और जो स्ट्रीम का स्पीड है उससे भी उसको पुश मिल जाएगा, मतलब चाल बढ़ जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा 10 आवर। क्या ये इक्वेशन समझ में आया? क्या ये इक्वेशन समझ में आया? क्या बोलो। ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट केस था। तो लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस। अब सबसे पहले बताओ कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं? हम इधर से 2 कॉमन ले सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 15, 2 एकम 2, 2 पचे 10, x माइनस वाई, और प्लस ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, प्लस x प्लस वाई, और बराबर 10। अब ये 2 को अगर उधर भेजें तो 15 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 22 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पाँचे 10। ये हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अब सेकेंड केस क्या होगा हमारे क्वेश्चन का?
तो सेकेंड केस बोल रहा है फुल स्टॉप के बाद, इट कैन गो 40 किलोमीटर, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। दूसरा कंडीशन है कि 13 घंटा लग रहा है। सेकेंड केस टोटल टाइम 13 घंटा। T1 समय ले लो, मान लो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में समय ले लो T1, अब 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में समय ले लो T2, और टोटल समय 13 घंटा लग रहा था हमें। अब जरा बताओ, टाइम का फॉर्मूला तो फिर वही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अब की बार हमको कितना चलना है, अप स्ट्रीम में कितना चलना है, तो 40/x होना चाहिए कि x प्लस वाई होना चाहिए कि x माइनस वाई होना चाहिए, x माइनस वाई। मजा आ गया ना। अब बताओ 55 किलोमीटर, इसमें जो है धारा उसको साथ देगा, कहेगा कि हम भी तुमको चलो चला देते हैं, तो उसकी चाल पहले x थी और y हो जाएगी और ये हो जाएगा 13। क्या अब ये कटेगा? कुछ भी नहीं कटेगा, यही रहेगा ना। अब तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो याद करिए कि 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई जो रिपीट करता है उसके लिए कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर कोई चीज़ रिपीट करता है उसको T1 मान लो, T2 मान लो, या K1 मान लो, K2 मान लो। तो अब हमको क्या करना है, बेसिकली इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन मिटाएंगे, आप यहाँ तक प्रिंट करिए क्योंकि अब हमको सॉल्व करना है इसे। इक्वेशन बन चुका है, प्रिंट हो गया है। अब देखिए हमारे पास यही दो इक्वेशन बन के आया था। पहला इक्वेशन ये था आपका और दूसरा इक्वेशन ये था आपका, आप मिला सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई रिपीट कर रहा है, तो कुछ लोग एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एलसीएम वगैरह लेने की भूल मत करना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। इसको बनाने का मेथड है, उसको रट्टा मार लो। क्या मेथड है कि यहाँ 1/x माइनस वाई है, इंटू में इसको लिखा जा सकता है 1/x माइनस वाई इंटू 1/x प्लस वाई, इसको भी 1/x माइनस वाई और इसको भी 1/x प्लस वाई। तो लेट कर लो, लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू T1 एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू T2। तो 1/x प्लस वाई T1 है और 1/x प्लस वाई T2 है। तो ये क्वेश्चन जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा, बताना हमें। 15 गुना T1 और प्लस 22 और 1/x प्लस वाई को तुम T2 लिखोगे तो 22 T2 इज इक्वल टू 5। ये जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगा, तो 2 इम्प्लाई 1/x 40/x माइनस वाई है, तो 40 इंटू x माइनस वाई हम लिखेंगे 1/कितना T1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 55 और 1/x प्लस वाई को क्या लिख देंगे T2, और इसके बराबर में कितना 13। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करें बताओ, क्या करें कि हम सॉल्व कर देंगे इसको। हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से मान लो सॉल्व करना चाहते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो हमको कोई ना कोई T1 का कोफिशिएंट और नहीं तो T2 का कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे बताओ। तो यहाँ पे देखो ये 15 है और ये 40 है, ये 15 है और ये 40 है। तो इसको सेम बनाने के लिए तुम क्या करोगे कि ये जो इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। 15 का टेबल पढ़ो, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौकीस। एक काम करो ना, 15 से डायरेक्ट गुना यहाँ कर दो और यहाँ गुना किससे कर दो 40 से। बताया गया है ना, इसके कोफिशिएंट से इसके ऊपर गुना और इसके कोफिशिएंट से इसके ऊपर गुना। बात समझ रहे हो। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वेशन 3 इंटू 40 और माइनस इक्वेशन 4 इंटू 5। तो अगर हम 40 से गुना करें इसमें
तो 15 चौके 60, एगो जीरो बढ़ जाएगा T1, फिर प्लस 40 से गुना कर रहे हैं तो 22 चौके 88 होता है, तो ये 88 हो गया। एक जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि जीरो है यहाँ पे, T2, और बराबर में 40 पचे 200, तो ये 200 हो जाएगा। बोलिए होगा ना। अब आगे आ जाइए, गलती होगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन सारा गड़बड़ा जाएगा। अब फिर 15 से गुना कर रहे हैं तो 15 चौके 60, तो ये फिर 600 T1 हो गया। और फिर इस 15 से गुना 55 में करना है, तो बारी बारी से करिए। 15 में 5 करिए तो 15 पचे 75, हाथ में लगा 7, 15 पचे 75 और 7 कितना होगा 80 और 2 82, और T2 गलती नहीं ना है। और 15 में 13 का करना है तो 15 तिया 45 को 5, हाथ में लगा 4, और 15 एकम 15 और 4 19। अब इसको क्या कर देना है, आपको घटा देना है, तो ये घटाइएगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये 600 T1 600 T1 कट जाएगा। और 880 T2 में से